अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने और दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। कुछ बात करेंगे फ्लोर मिल्स की। जिद और हठधर्मी के घोड़े पर सवार पंजाब फ्लोर मिल्स मालिकान ने फ्लोर मिल्स बंद कर दी हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत गंदम की फराहमी के बजाय मिलों में मौजूद जखीरा भी कब्जे में ले रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के सदर अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि मिलों को बंद करने का बड़ा मुश्किल फैसला किया है। मार्केट से गंदम खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों के बाइस आज मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क में आटे की किल्लत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। से मुतालबे हैं, एक ये कि जो जिली इंतजामिया है उसकी मुदाखलत बंद की जाए। दूसरा, जो फ्लोर मिल पे FIR काटी जा रही हैं उसको रोका जाए। और जो गंदम की खरीदारी है हमें फ्रीली आजादाना इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा नहीं कर सकी और फ्लोर मिल्स की गंदम को जबरदस्ती कब्जे में लिया जा रहा है। गंदम मिलेगी तो मिलों के ताले खुलेंगे। हमारा किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट करना अवाम में मकसद नहीं है, लेकिन चूंकि जब गंदम ही नहीं आएगी तो हम चलाएंगे कैसे। तो उसके बाद मीडिया के अंदर हमें कहा जाए कि हम स्मगलर्स हैं। क्या पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर में भेजना स्मगलिंग कहा जाता है? हमने बड़ा ताउन किया, लेकिन अब हम उस ताउन की जो है वो देख रहे थे कि जो हमारे साथ ये पिछले एक हफ्ते से ये सिलसिला रवा रखा जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए हमने आखिरी कि ठीक है हम अपनी मिल्स को बंद कर देते हैं, सरकार पहले अपना टारगेट अचीव कर ले, हमारे इज्जत और उस तकद्दुस को पामालना। आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गंदम की फराहमी को न सिर्फ यकीनी बनाए बल्कि वो आटा डीलर के हवाले से जखीरा अंदोजी एक्ट पर भी नजरसानी करे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के गिर्द हुकूमत का शिकंजा सख्त होने लगा है। मुख्तलिफ अज़ला में छापामार कार्रवाइयों में हजारों टन गंदम और चावल की बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं। गोदाम सील कर दिए गए हैं और मुलजिमान पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लिया गया। कसूर के नवाही गांव चठियांवाला और बैदिया में कार्रवाइयां की गई, जहां से जखीरा की गई 6300 मन गंदम बरामद कर ली गई। महकमा फूड ने गंदम कब्जे में लेकर सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी। उधर चकवाल में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा खुराक ने कार्रवाई की, जहां गोजर खान और जहलम जाने वाले गंदम के ट्रक पकड़ लिए गए। कार्रवाई के दौरान 540 गंदम की बोरियां पकड़ी गयी। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 67,000 बोरी गंदम और 40,000 बोरी चावल बरामद कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन ने 4 गोदामों को सील भी कर दिया। जखीरा अंदोजों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। उधर ठुल हमजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए हजारों बोरियां गंदम पकड़ी गयी। जखीरा अंदोजों ने गंदम गोदामों में छुपा रखी थी तो कुछ छुपाने की गर्ज से ट्रैक्टर ट्रालियों पर ले जाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के हथे चढ़ गए। 2 वक्त की रोटी भी गरीब की नहीं होती। पंजाब फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे के दाम बढ़ा दिए। महंगाई के हाथों तंग आए फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। माह मुकद्दस में भी महंगाई का तूफान न थम सका। महंगाई का बेकाबू जिन हुकूमती बोतल में आने को तैयार ही नहीं। महंगाई को कम करने के तमाम हुकूमती मंत्र लॉलीपॉप साबित हुए। फल, सब्जियां, दालें, बल्कि इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जूस खजूर महंगी रही। आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ताहाल माफिया का तयन ही नहीं कर सकी। नजायज मुनाफाखोरों को माह मुकद्दस में भी ना कोई शर्म है ना हया। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत पूछ रही है माफिया कौन है। फैसलाबाद के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आटा महंगा हो गया जे, मिल मालक ने रेट बढ़ा दिते ने आटे दे। गरीब आदमी पहले ही पिछया होया है।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੱਤਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਨਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ, को लॉकडाउन स्टार्ट है, की करना, हुकूमत सुती पई है। गवर्नमेंट को चाहिए थे कि इनको और रिलीफ देते, ये तो बल्कि उनका खून चूस रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या महंगाई अग्या, गरीब आदमी भुखा मरन दिया, गरीब किथे जावे। आटा महंगा, चीनी महंगी, घे महंगा। साडे रोजे गए ने, रोज़िया तो बाद भी साडे फाके ने, आटा असीं नहीं खरीद सकते, किन्ने खरीदना। वो कहते हैं कि मिल जाए तो रोजी, ना मिले तो रोजा। वही हाल कर दिया हुआ है कि गरीब आदमी का अगर रोजी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आदमी का रोजा ही होगा। आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं कि आम आदमी तक तो रोजा कम से कम ये 20 रुपए किलो तक तो आटा पहुंचाना चाहिए था। फैसलाबाद के शहरियों का ये कहना है कि माह मुकद्दस हुकूमत की जानब से ये दावे सुनते ही गुजर रहा है कि महंगाई को कम किया जा रहा है, लेकिन ताहाल मूज और महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। शहरियों का भरपूर मुतालबा है कि हुकूमत माफिया का तयन करे और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि अवाम सस्ती चीजों से इस्तेफादा कर सकें। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। और दूसरे शहरों से अपने घरों में ईद के लिए जाने वालों के लिए बुरी खबर भी आ गई है। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने कल से बसें न चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन ने हुकूमत से नए SOPs बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन असमतुल्लाह न्याजी कहते हैं कि हमारे साथ जो SOPs तय हुए वो और थे और जो अब आए वो कुछ और हैं। जब तक हुकूमत हमारे साथ बैठकर SOPs नहीं बनाएगी, बसें नहीं चलेंगी। जो SOPs हमें बताए गए थे वो SOPs पे हुकूमत ने उस पे अमल दरामद नहीं किया। अब हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद का कहना था कि 90% खसारे के साथ ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन के तर्जुमान हाफिज मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि हमने 20% किरायों में कमी की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जारी SOPs में लिखा है कि बस में 22 से ज्यादा सवारियां ना बैठें। हुकूमत ने अगर 50% सवारियों की कमी करनी है तो फिर हम किराया पूरा लेंगे। नोटिफिकेशन के बगैर जो हवाई जो फजाई SOP दिए हैं हम उनके तहत ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। वजीर आला पंजाब की सतह पर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं। जिस तरह दीगर शोबों को रिलीफ दिया गया है इसी तरह हमारे शोबे को भी रिलीफ दिया जाए। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत ने तमाम अदारों को राहत दी है, लेकिन हमसे रियायत ले रही है। हमारा मुतालबा है कि टूल टैक्स में 50% कमी की जाए, टोकन टैक्स 1 साल तक मौखर किया जाए और आइंदा टोकन टैक्स में भी 50% कमी की जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ्फुज़ात दूर होने तक ट्रांसपोर्ट न चलाने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन बहाल, कौमी एयरलाइन ने सारा बोझ मुसाफिरों पर डाल दिया। कराची से इस्लामाबाद या लाहौर आने वाले मुसाफिरों को वन वे टिकट की कीमत 22,826 रुपए अदा करना होगी। लॉकडाउन और महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। मुल्की फजाई ऑपरेशन तो बहाल, मगर सफर करने वालों की जेबों पर भारी। PIA समेत दीगर एयरलाइंस के किरायों में चंद 100 नहीं हजारों रुपए का इजाफा। ईद प्यारों के साथ मनानी है तो मजबूर मुसाफिरों को जेब हल्की करना पड़ेगी। कौमी एयरलाइन समेत इजाजत के तहत मुल्की परवासें ऑपरेट करने वाली निजी एयरलाइन की जानिब से किरायों में फी टिकट 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर के लिए दो तरफा टिकट 50 से 55,000 रुपए में फरोख्त होंगी। समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए अंदरूनी मुल्क परवाजों पर 40% मुसाफिरों का लोड कम किया गया है और एयरक्राफ्ट की गुंजाइश से आधे मुसाफिरों को परवाजों में बिठाया जा रहा है। मुसाफिरों की कम गुंजाइश की वजह से सफर करने वाले नए मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना करना पड़ेगा। 5 मखसूस एयरपोर्ट्स पर अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हफ्ते में 4 रोज सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि कराची ता इस्लामाबाद या लाहौर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपए से शुरू होता है। कराची ता पेशावर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,108 रुपए से शुरू होता है। कराची ता कोयटा और कोयटा ता लाहौर या इस्लामाबाद एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 14,448 रुपए से शुरू हो रहा है।
वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि गरीब की सवारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बसें और जहाज चल सकते हैं तो ट्रेनों ने क्या बिगाड़ा है। रेलवे पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की है और हम सूबों के मातहत नहीं हैं। रेलवे को ये कहना चाहता हूं कि वो परसों तैयारी रखें, या परसों हम हमेशा इस ईद तक ट्रेन ना चलाने का फैसला करेंगे या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। सिर्फ इमरान खान से मुझे मुलाकात का इंतज़ार है। मैं किसी सूबों के मुतहत नहीं हूं, इमरान खान के मुतहत है। पाकिस्तान रेलवे किसी के मुतहत नहीं, अल्लाह के बाद इमरान खान के मुतहत है और उसके बाद मेरे मुतहत है। और मैं कोई थका हुआ वजीर नहीं हूं, मेरे को रिंग। मार्केट खोलने का मुतालिबा, लॉकडाउन खत्म करने से रश के मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। चेयरमैन BMG सरताज तेली ने कहा है कि रमजान के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन खत्म करके दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे कारोबार खुला रखने की इजाजत दी जाए। लॉकडाउन में पीर से हफ्ते तक 6 रोज के लिए मुकम्मल नरमी करना ही होगी। 24 घंटे दुकानें खोलने से बेपनाह रश के मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। दुकानदार नुकसानात का किसी हद तक इजाला कर पाएंगे। कराची वाले बिना किसी परेशानी और जल्दबाजी के कमर्शियल मार्केट्स में जा सकेंगे। सयाज तेली का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ईद उल फितर की छुट्टियों से लेकर 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन को दोबारा नाफिज कर दे। 1 जून से सूरत हाल का जायजा लेकर ताजरों और दुकानदारों को पीर से जुमेरात कारोबार करने की इजाजत दी जाए। जुम्मा, हफ्ता और इतवार लॉकडाउन बरकरार रहे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर और नायब सदर मियां जाहिद जावेद अहमद ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कम अज कम ईद तक रोजाना 24 घंटे कारोबार करने की इजाजत दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लाहौर चैम्बर के मुतालिबे पर पहले इंडस्ट्री, फिर मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलने जैसे अच्छे इकदाम उठाए हैं। इनके दूररस नताइज बरामद होंगे और ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में कमी आएगी। उनका कहना था कि तवील लॉकडाउन के बाद मार्केटें खुलने से रश देखने में आ रहा है। इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत कम अज कम ईद तक रोजाना 24 घंटे कारोबार खोलने की इजाजत दे। ताजिर बिरादरी ने हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे कारोबार खोलने का मुतालिबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं कि ईद में वक्त बहुत कम है और SOPs पर अमल दरामद कराना नामुमकिन है। वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारों का कहना था कि हुकूमत से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे कारोबार खोलने का मुतालबा किया है। जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं कि ईद में वक्त बहुत कम है और SOPs पर अमल दरामद कराना नामुमकिन है। अवामी दबाव कम करने के लिए 24 घंटे कारोबार खोलना नागुज़ीर है। मार्केटों के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं, आप उन पर टाइगर फोर्स, इंतजामिया और हमारे ताजरों के नुमाइंदे खड़े कर दें। मार्केटों में देख लेंगे जरूरत से ज्यादा रश हो गया है तो वहीं पे हम अपना रोक देंगे, लोगों के मजीद लोग नहीं जा सकते। जो इनकी हिकमत अमली है वो सारी की सारी गलत है, वो कंफ्यूज है और चूंकि वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करके नहीं बनाई गई। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत का कहना था कि होलसेल और रिटेल मार्केट्स के लिए 2 शेड्यूल जारी किए जाएं। SOPs पर अमल दरामद हुकूमत का काम है। ताजिर बिरादरी भरपूर साथ देगी। 24 घंटे मार्केट खोली जाए, उससे मार्केट खोलने से कि जो लोग आराम से घरों से निकलेंगे 5 बजे जो बंद कर दी जाती है मार्केटें, इसका मकसद है कि 4 बजे हम दुकानें बंद करेंगे तो 5 बजे हम बाहर निकलेंगे, तो बाद में क्या करेंगे, घर जाके बैठे रहेंगे, तो वो जो सुबह कस्टमर आते हैं वो उससे ज्यादा आ जाते हैं। ताजिर बिरादरी का कहना था कि 24 घंटे मार्केटें खोलने से रश में कमी आएगी। हुकूमत ताजिरों के साथ ताउन करे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पंजाब के ताजिर सुन लें, कारोबार करना है तो SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं कि दुकानदारों को दूसरों से भी इस पर SOPs पर अमल करवाना होगा। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने की सूरत में पूरी मार्केट सील कर दी जाएगी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के बायस पैदा सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। महकमा सेहत के सेक्रेटरीज, DCs और RPOs ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के लिए SOPs जारी किए जाएंगे। पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजला पब्लिक
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हफ्ते में 4 दिन कारोबार की इजाजत है, 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इजलास में अगले हफ्ते से चर्चों में इबादत की इजाजत का फैसला भी किया गया है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं लॉकडाउन में शहरी ताउन नहीं कर रहे, 1 मीटर फासले का कहा है, दौड़ लगाने का नहीं। ताजिर भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे, खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो कमिटमेंट थे उस पे मुकम्मल अमल दरामद हमें नजर नहीं आता, हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमें खतरा है कि अगर SOPs की यही वायलेशन रही तो कोरोना का जो स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा। हम बारहा अपनी ताजिर बिरादरी को उनकी जिम्मेदारी, उनके उस कमिटमेंट का एहसास भी दिला रहे हैं, उनको रिमाइंडर भी दे रहे हैं, उनको याद दहानी करा रहे हैं कि वो इस पे अमल दरामद करें। और SOPs भी क्या थे, मैं अपने पब्लिक से बराह रास्त मुखातिब होके ये गुजारिश भी कर रहा हूँ, इस्तिफसार भी कर रहा हूँ कि हमने आपको ये कहा हापी के मुतालबे पे, हापी की सहूलत के लिए कि जो SOP है उसमें आपने मास्क पहनना है। हमने कथन ये नहीं कहा कि आपने हेलमेट पहनना है, कि जो बारी भी होगा, जो कीमती भी होगा या शॉर्टेज की वजह से उसकी कीमत बढ़ी और आम लोग उसको नहीं पहन पा रहे, उसमें कोई मुश्किलात का सामना आ रहा है। हमने सिर्फ मास्क का कहा जो एक कपड़ा है, साथ ये भी कहा 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन हमने जारी किया कि मास्क नहीं है, आप कोई भी कपड़ा, मफलर, शॉल, चादर, कुछ भी आप अपने नाक मुंह पे डांपें ताकि आप खुद भी बच सके कोरोना से और बाकी लोग भी आपसे महफूज रहें, कोरोना से महफूज रहें। वजीर आज़म आजाद कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं रात 12 बजे से आजाद कश्मीर भर में मुकम्मल लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बात वार्निंग दे रहा हूं, मैं ताजिरों को भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, जो लोग इस अगर उनको करूंगा भारी जुर्माने, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा और साथ ही है कि मैं ये सारे बाजार बंद कर दूंगा। मैं बेहतियाती और SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बाद पहले धमकी दी गई, फिर लॉकडाउन में मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म आजाद कश्मीर ने लॉकडाउन में दी जाने वाली नरमी वापस लेते हुए लॉकडाउन सख्त करने का हुक्म दे दिया। वजीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं अशिया जरूरिया मेडिकल स्टोर तयशुदा औकात कार के मुताबिक खुले रहेंगे। फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखकर किया गया है। उनका कहना है कि ये एहतियाती और हिफाजती इकदामात हैं जो अवाम को महफूज बनाने के लिए उठाए गए हैं। राजा फारूक हैदर ने अवाम से ईद की शॉपिंग न करने और सादगी से मनाने का मुतालबा भी दोहराया। कहा ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी, अवाम गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलें। ईद की छुट्टियों में अरब ममालिक में लॉकडाउन में सख्ती मुतवक्के है। मिस्र ने ईद के 6 दिनों में 4 घंटे का कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत कुछ कारोबार बंद रहेंगे। मिस्र की वजीर आजम मुस्तफा मादूबी ने कहा है कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर दुकानें, रेस्टोरेंट, पार्क्स और साहिल ईद तातील के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी कम अज कम 2 हफ्तों तक बरकरार रहेगी। मिस्र में कोरोना वायरस के 11,719 केसेस के साथ 612 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। हुकूमत ने दिन में लॉकडाउन और रात में कर्फ्यू की पॉलिसी अपना रखी है। वजीर आजम मादी बोले जून के वक्त से स्पोर्ट्स क्लब और रेस्टोरेंट समेत कारोबारी सरगर्मियां बतदरीज दोबारा शुरू करने का इंदिया भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इबादत गाहों को दोबारा खोलने पर भी गौर हो रहा है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि ईद के बाद शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की पाबंदी बरकरार रहेगी। और अब आपको बताएं कि भारत खित्ते में अमन का दुश्मन है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया है। नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की है। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया।
कहते हैं नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की है। तालिबान मुज़ाकरात वफ़द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है और भारत ने हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की है। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन रहा है और हमेशा खित्ते के अमन को बर्बाद करने की भारत ने कोशिशें की हैं। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रेट लिस्ट नुमाइशी बन गई है। दुकानदार मनचाहे रेट वसूल कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि सस्ते फल सिर्फ ख्वाब में ही दस्तयाब हैं। आम बाजारों में सब्जियों की रेट लिस्ट के बजाय इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी। लीमू का रेट 250 रुपए किलो है, लेकिन आम बाजार में 300 रुपए से 350 रुपए फी किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी का रेट सरकारी तौर पर 60 रुपए है, लेकिन 100 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। अदरक 200 के बजाय 250 से 300 रुपए और लहसुन 140 के बजाय 200 से 250 रुपए किलो पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत इक़दाम तो बहुत कर रही है, लेकिन अशियाए खुरोनोश की कीमतों को कम करने पर कोई खास काम नहीं किया जा रहा। जो रेट लगी हुई है उसके खिलाफ चल रही है आवाम। जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, उसके वो खिलाफ चल रहे हैं। उस पे नामल दरामद हुकूमत करवा रही है और ना वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कम से कम एक दफ़ा कोई हुकूमती आए यहाँ पे चेक करने के बाद देखें यहाँ पे कि लोगों का पहले ही गुजारा मुश्किल हुआ है, तो ये बाजार का शो करके ये सस्ता बाजार है, जहाँ गुजारा बहुत मुश्किल है। सब्जी फरोशों का कहना है कि ना मंडी से रेट लिस्ट मिलती है और ना ही वो सार्फिन को रेट लिस्ट के मुताबिक दे सकते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर गिरां फरोशी को कंट्रोल करे तो मसनूई महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जामिल के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। रमजान में भी महंगाई का जिन काबू में न आ सका। मुंहजोर महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत महंगाई के जिन को काबू में लाए। पेट्रोल की प्राइस कम होने के बावजूद भी महंगाई जो है ना वो ज्यादा हो गई है। हुकूमत हर तरफ की रेट तो नजर आती है, लेकिन ये महंगाई की तरफ कोई रेट नहीं है उनकी। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जितना मर्जी अपना रेट लगा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग बनाते सस्ती होनी चाहिए ने। गवर्नमेंट इस चीज़ कोई अपना एक्शन ही नहीं ले रही है। जी चीज़ लैन चले जाओ, हर चीज़ का रेट डबल, हर चीज़ का रेट डबल। दुकानदार को वो कह देंगे क्योंकि सानू पिछे महंगी लबन रही है, असी को की तो धुंध ही है। महंगाई बहुत ज्यादा, सब्जियां, फ्रूट, हर शय बहुत ज्यादा महंगी है। ऊपर से लॉकडाउन भी है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार बिल्कुल मफलूज है। और ऊपर से बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी मुश्किलात है घरेलू की, आगे पीछे सब कारोबार के बहुत प्रॉब्लम है। इधर एक तरफ से तो जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सस्ता हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये हाल है कि किराए वहीं के वहीं पर हैं और चीज़ों की कीमतें जो है ना आसमान को छू रही हैं। पिछले दिनों में चेक किया गया था कि महंगाई कम से कम 8% जो है ना वो बढ़ी है। ये जो आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, अब 20 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। ये जो फ्लोर मिल के मालिकान है, ये कीमत बढ़ा देते हैं। जो गरीब आदमी है, जो निचले तबके हमारे जैसा आदमी, वो कहाँ जाएगा? आटे की कीमत अब 20 रुपये बढ़ गई है। अब हमारे जैसे जो मजदूर हैं वो कहाँ जाएं और कहाँ से खाएं? ये तो हाल है इन हुक्मरान का और इन हुकूमत का। इस लॉकडाउन से गरीब को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिमों को फायदा हुआ है। पुलिस वालों की चांदी हो गई, चांदी क्या बल्कि सोना हो गया उनका। फी दुकानों से कोई पैसे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ समझ के अंदर नहीं आ रहा। हमारे जैसा सफेद पोश आदमी है ना, वो मारा गया। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते महंगाई बहुत ऊपर चढ़ गई है। फलों में जाते हैं तो फलों में भी बहुत रेट ऊपर हमें मिल रहे हैं। सब्जी में जा रहे हैं, देख रहे हैं तो स्पेशली नींबू बहुत महंगा है और बाकायदा और सब्जियां वो बहुत महंगी हैं। और आप देखते जाएं तो बाजार में काफ़ी ऐसे आइटम है जो हम लेने जा रहे हैं, सारी महंगे हैं। भाई महंगाई तो बहुत है, क्या कर सकता गरीब आवाम। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, बैठा हुआ है फारिग, पैसे है नहीं। और फिर चीनी लेने आ रहा है, चीनी महंगी, आटा महंगा। फिर वो बोलता है नहीं आज, अभी ले आना, कल ले आना, थोड़ी देर बाद ले आना। एक तो इन लोगों के चक्करों का लगे रहो, फिर 5 बजे लॉकडाउन बंद हो जाती है दुकानें। हर आदमी परेशान है, हर तरीके से परेशान है। हर चीज लेने जा रहा है, डंडे मार रही है पुलिस, पकड़ रही है, फेंक रही है, मार रही है। कोई चीज ले नहीं सकते सुकून से हम। और अगर एक चीज 1 रुपए की है वो 10 रुपए की बिक रही है। इतना ज्यादा परेशान है अवाम। इमरान भाई से बोलो थोड़ा ख्याल करो और जैसा भी होता है काम खोल दे। भाई गवर्नमेंट समझ सकती है, हमको माफिया को करीब से देख तो रही नहीं है। हम क्या जाने, हम तो मजदूर लोग हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, माफिया को पकड़े। हमारा क्या काम है भाई।
پاکستان کے سفود کی کورونا کے خلاف کامیابی. پاکستانی ڈاکٹر کی تیار کردہ ویکسین عالمی ادارہ صحت کی 8 مؤثر ترین ادویات کی لسٹ میں شامل کر لی گئی ہے. جلد ٹیسٹنگ کا آغاز بھی کر دیا جائے گا. برطانیہ کے لنکاسٹر یونیورسٹی کے شعبہ وائرولوجی سے منسلک ہیں. ڈاکٹر منیر وائرسز کی مختلف اقسام اور ان کے تریاق کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. کورونا کے پھیلنے کے بعد سے انہیں مختلف عالمی نشریاتی اداروں پر لوگوں کو وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات اپنانے کی ترغیب دیتے دکھایا گیا ہے. ڈاکٹر منیر طویل عرصے سے انفلوئنزا اور کورونا سمیت مختلف بیماریوں کے خلاف تحقیق کر رہے ہیں کہ وائرس کے تدارک کے لیے 200 کے قریب ویکسینز بنائی گئی، جن میں سے صرف 8 کو ٹیسٹنگ کے لیے منتخب کیا گیا. ان کی تیار کردہ ویکسین بھی انہی میں شامل ہے. ڈاکٹر منیر نے کہا کہ ویکسین کو جلد طبی مشاہدے کے لیے بھجوایا جائے گا. ڈاکٹر منیر نے وبائی امراض کے جانوروں سے انسانی جسم میں کیسے داخل ہونے کی وجوہات اور انسانی جسم میں وائرس کی نشوونما پر بھی مختلف مقالے تحریر کیے ہیں. وہ مستقبل میں کورونا کا جانور سے انسان میں منتقل ہونے پر تحقیق کا ارادہ رکھتے ہیں، جس سے امید ہے کہ وبا کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے میں انتہائی مدد ملے گی. کورونا کے خلاف مؤثر ویکسین تیار کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر منیر کہتے ہیں وائرس کے علاج کے لیے 200 سے زائد ادویات بنائی گئیں، جن میں سے صرف 8 کو عالمی ادارہ صحت نے ٹیسٹنگ کے لیے منظوری دی ہے. ویکسین کا جلد کلینکل ٹیسٹ شروع کر دیا جائے گا. That we won't have vaccine in this year, and as many of you as audience already know that there are more than 100 vaccines. Those are in preclinical trial, and 8 of them they are already reaching to the clinical trial where they are in the human blood for the first time. So progress has certainly been made very rapidly, but still we don't have any vaccine that we can count on being available this year, because these vaccines need to be certainly tested rigorously and should be ensured that they are safe enough, and that would take time, and we cannot press and compress this timeline till uninfected, so they don't have any existing immunity. So any relaxation in the lockdown would allow these people to come back to normal life, and where they would be interacting with people who are having infection, especially with the ones who are having no clinical sign. The transmission would come out to the same scale as it has been before. And if we would see premature relaxation that is happening in many countries, including UK, the chances for this virus to come back would be very high. And also the important thing to emphasize onto the fact is that if the disease is circulating in any country in the world, the threat would be the same on any other country who have already claiming to be protected or having enough control on. So therefore the need of the time is to have a consistent approach globally so that the disease would remain at the bay around the world. The disease has come from, so that we can make strategies and policies such that it wouldn't come back again, and to really investigate. For example, if we can identify which intermediate animal has been that could let the virus to jump from bats to human, we can certainly devise the policies ensuring that this wouldn't happen again. And identifying the origin of the virus is really a challenging process, especially when the disease spread so quickly, and the wet market that was shut in early days, there was no opportunity to collect the sample. So my anticipation is that the origin of the virus would always remain mystery, but certainly identifying this one would certainly help in the near future to identify the future dynamics. اور اب بات کریں گے کورونا کیسز کی. تو ملک میں کورونا وائرس کے کیسز مزید بڑھ گئے ہیں. مریضوں کی تعداد 40,151 ہو گئی ہے، اور اب تک مہلک وائرس سے 873 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں. عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1352 افراد وائرس سے متاثر ہو گئے، جس کے بعد ملک بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے. حکومتی عدد شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 14,175 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ٹیسٹ کیے گئے افراد کی مجموعی تعداد 3,73,410 تک جا پہنچی ہے. اب تک 11,341 مریض اس وائرس سے صحتیاب ہو گئے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 15,590، پنجاب میں 14,584، خیبر پختونخوا میں 5,847، بلوچستان میں 2,544، آزاد کشمیر میں 112، اسلام آباد میں 947 اور گلگت بلتستان میں 527 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں غیر قانونی ترقیوں اور تعیناتیوں کا معاملہ. ترقیوں سے محروم افسران نے جوائنٹ سیکرٹری صحت کے نام گواہی دینے کے لیے خطوط لکھ دیے ہیں. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں سجاد قاسمی.
ड्रेब में गैर कानूनी तरक्कियों और तैनातियों के मामले ने फिर से सर उठा लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुतअद्दिद अफसरान ने ज्वाइंट सेक्रेटरी सेहत के नाम गवाही देने के लिए खत लिख दिए। खतूत में कहा गया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में ग्रेड 18 से 19 में गैर कानूनी भर्तियां की गयी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जूनियर अफसरान बिना सर्विस की मुद्दत पूरी किए और बिना मुकर्रर कोर्सेज के तरक्कियां पाते रहे हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम रऊफ की ग्रेड 18 से 19 में तरक्की और तैनाती के खिलाफ भी वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत लिख दिया गया है। ताहम चेयरमैन ड्रेब आसिम रऊफ मुतअद्दिद कॉल्स और मैसेजेस किए जाने के बावजूद खुद पर लगे इल्जाम का जवाब देने से कासिर हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शेख अंसर ने मेयरशिप से मुअत्तली को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा है कि इक़दाम हुकूमत के इंतकामी चेहरे की हकीकी तस्वीर है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल कर दिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से जॉइंट सेक्रेटरी इरफान अंजुम ने नोटिफिकेशन जारी किया। शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की समरी की मंजूरी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया है और इसका मकसद सिर्फ शिफाफ इंक्वायरी करना है। दूसरी जानिब अपने बयान में शेख अंसर अजीज का कहना था कि PTI कारकर्दगी पर नहीं इंतकाम पर यकीन रखती है। यही वजह है कि मुल्क की सारी ऑपोजिशन PTI के निशाने पर है। उनका कहना था कि काबीना के बजाय सर्कुलेशन के तहत मंजूरी ली गई। करप्शन की बात जो इल्जाम इन्होंने लगाया तो वो चीज जब इंक्वायरी होगी तो सामने आ जाएगा। अभी तो इंक्वायरी हुई नहीं और कि जी करप्शन के इल्जाम हैं और दूसरी चीजें हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि जिस वक्त इस्लामाबाद में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना जैसे मूजी मर्ज से मुकाबला है और हम उससे लड़ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट उसमें भरपूर जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन इनकी इंतकामी सियासत जो है वो हमें वो काम करने से रोकना चाह रही है। शेख अंसर का मजीद कहना था कि मुल्क के सारे अहम तरीन इशूज छोड़कर जंगी बुनियादों पर छुट्टी वाले दिन मेरी मुअत्तली के अहकाम जारी करके PTI हुकूमत ने साबित कर दिया कि उनकी तरजीहात अवामी मसाइल नहीं कुछ और हैं। मुअत्तली का फैसला कोरोना वबा के तनाजर में अदारों को मफलूज करने के मुतरादिफ है। इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। शरीफ फैमिली की नैब कहानी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 मुकदमात का सामना। छोटे मियां साहब 6 मुकदमात में पेशियां भुगत रहे हैं। मरियम नवाज 3 मुकदमात में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स और आमदन से ज्यादा असासों के मुकदमात में बुलाया जाता है। नैब के रेडार पर बड़े मियां साहब, छोटे मियां साहब और बच्चे आमदन से ज्यादा असासों के मुकदमात में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तल है, जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत पर बैरून मुल्क हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है और लाहौर में 1986 में प्लाटों की अलॉटमेंट के केस में वारंट जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ को तोशा खाना से गाड़ी लेने के रेफरेंस में मुलजिम नामजद किया जा चुका है। 2016 में सार कॉन्फ्रेंस के लिए लाई गई गाड़ियों को जाती इस्तेमाल में रखने की तहकीकात भी जारी है, जबकि अब 7 अरब के नए रेफरेंस में बाकायदा मुलजिम नामजद करने की सिफारिश भी की गई है। छोटे मियां के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासे, आशियाना हाउसिंग, साफ पानी, रमजान शुगर मिल्स, बहावलपुर में गैर कानूनी अलॉटमेंट के अलग अलग केस मौजूद हैं और अब छठे केस में भी नामजद किया जा रहा है, जबकि उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ भी रमजान शुगर और आमदन से ज्यादा असासे बनाने के अलग अलग केसेस मौजूद हैं। मरियम नवाज इस वक्त मजमूई तौर पर 3 नैब केसेस की जद में है। चौधरी शुगर मिल से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जबकि सरकारी गाड़ी जाती इस्तेमाल में रखने की इंक्वायरी भी जारी है। इसके अलावा एवन फील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तल हो चुकी, ताहम मामला अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हसन और हुसैन नवाज 3 नए मुकदमात में इश्तिहारी हैं, जबकि चौथे में उन्हें अब नामजद किया जा रहा है। मोहम्मद असलम खोखर, रिसर्च न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मादल शेख की वजीर आला सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा, मुराद अली शाह रोज खौफ और दहशत भरी खबरों का बुलेटिन पढ़ने आ जाते हैं। वजीर आला सिंध असेंबली में लिसानियात फैलाते हैं। 1000 अरब रुपए होके गुजरे हो तो उसने क्या करनी, लेकिन फिर भी चलो दिखावे के लिए क्यों ना सही, मुराद अली शाह साहब की नौकरी पक्की हो चुकी है। जिस दिन ये नौकरी फारिग होगी कहीं भी जाके वो बेहतरीन न्यूज एंकर बन सकते हैं। हर रोज सीएम हाउस के कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में आते हैं, एक सेट लगा होता है, माइक लगा होता है और वो बुलेटिन पढ़ना शुरू करते हैं। डराओ धमकाओ खौफ फैलाओ बुलेटिन स्टार्ट हो जाता है। इतने मर गए, इतने टेस्ट हो गए, इतने ये हो गया, घरों में घुस जाओ, लोग मर गए, अस्पताल भर गए, वेंटिलेटर खत्म हो गए। इसके अलावा कुछ पता चला आपको? ये रोना धोना बुलेटिन
कोरोना का बुलेटिन नहीं होता। कोरोना का बुलेटिन आपके चैनल्स में सुन रहे होते हैं, बताते हैं भाई ये परेशानी हो गई, यहाँ दुनिया में ये हो गया, स्वीडन ने नहीं लगाया, लॉकडाउन नहीं किया, ब्रिटिश ने कर दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे भाई ये जो तादाद बढ़ाने के लिए डेली बुलेटिन आप लगाते हैं मुराद अली शाह साहब, ये किसी कहते हैं उसको एडवाइजर को कहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन वाले बता दिया करेगा। अफगानिस्तान में जारी इख्तिदार की कशमकश का इख्तिताम, अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान शराकत इख्तिदार का मुआहदा तय पा गया है। आज का दिन अफगानिस्तान में यादगार रहेगा, अशरफ गनी का ऐसा कहना है। अफगान अवाम ने साबित कर दिया है कि उनके कौमी मफाद मुकद्दम हैं, ऐसा कहना था अशरफ गनी का, और अमन अमल में नई हुकूमत के साथ शराकत के लिए तैयार हैं, ऐसा कहा गया है नुमाइंदा खसूसी बराए अमन ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से। और इस अमल को हतमी तौर पर किए गए वादों पर बर वक्त अमल दरामद पर मबनी होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं को मौजूद हुकूमत करने में गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की नजरियाती असास के फरोग और नई नस्ल को रूशनास कराने के लिए लाहौर में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पैगाम पाकिस्तान और कायदे आजम एजुकेशनल अकेडमी के ताउन से किया गया। कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर मुल्क के अहम तदरीसी इदारों से वाबस्ता शख्सियात और माहिरीन ने शिरकत की। इस दौरान शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि असातिज़ा को मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार करना होगा, ताकि इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जा सके। इस सिलसिले में तालीमी इदारों को अहम किरदार अदा करना होगा। सरगोदा की तहसील भुलवाल अल-फजल टाउन के रिहायशी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला खातून जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। पाक फौज के शहीद सिपाही लियाकत अली की बेवा से मुखैर हजरात ने मदद की अपील की है। सरगोदा भलवाल के इलाका अल-फजल टाउन में 4 बच्चों की मां गुर्दे फेल होने की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में है। गुर्बत और मुफलिसी की वजह से इनको अपना इलाज करवाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि खावंद पाक फौज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए कश्मीर बॉर्डर पर शहीद हो गया था। खातून का कहना है कि अगर कोई मसीहा गुर्दा चेंज करवा दे तो वो अपने बच्चों के लिए खुशहाली की जिंदगी गुजार सकती है। मेरे जी खावंद शहीद हो गया, मेरे 2 गुर्दे डैमेज हो गए। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे ना जिंदगी गुजार सकूं। मेरी अपील है लोगों का कि मैं अपने गुर्दा कोई पवा सकूं। जबकि बच्चों का कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम अपनी माँ का इलाज करवा सकें। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनके दोनों गुर्दे डैमेज हो चुके हैं और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपनी अम्मी का इलाज करवा सकें। और इसलिए आपके साथ रिक्वेस्ट है कि हमारी अम्मी के लिए कोई इमदाद कर दें, ताकि हम अपनी अम्मी का इलाज करवा सकें और अम्मी की ज़िंदगी बचा सकें। क्योंकि हमारे अब्बू तो पहले ही शहीद हो चुके हैं, वो आर्मी में थे, इसलिए अब अम्मी है हमारा सहारा। इसलिए आपके पास अपील है कि हमें हमारी अम्मी की उनसे है ना, अम्मी की तबीयत अल्लाह करे ठीक हो जाए, और इसलिए आप ही इमदाद कर सकते हैं। ताकि गुर्दे डायलिसिस करवाने के लिए सरगोदा जाना पड़ता है, वसाइल ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो कि बेवा है और इनका शौहर जो है वो कश्मीर में शहीद हो गया था, तो अब उसके 4 बच्चे हैं और एक वो खुद है। उसके दोनों गुर्दे जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इसलिए वो एक किसी मसीहा की इंतज़ार में है कि कोई ऐसा इंसान हो जो हमदर्दी रखने वाला हो, जिसके दिल में दर्द हो और वो मेरे दिल को, मेरे गुर्दों के दर्द को समझे और मेरा जो है वो इलाज करवाए, ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकूं। पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने वाले शहीद की बेवा किसी ऐसे मसीहा के इंतजार में है जो इनका इलाज करवा सके। फजल टाउन में गुर्दों की बीमारी में मुब्तला ये खातून किसी मसीहा के इंतजार में है कि वो आए और इनका इलाज कराए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मलिक आबिद, सच टीवी, भलवाल, सरगोदा। कराची के बासियों ने सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को खूब सराहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो वबा फैली हुई है और लोग खौफजदा हुए हैं, वहाँ नेकी का अमल तेज़ी से फैलता चला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि यह अमल पूरी दुनिया में फैलना चाहिए और लोगों को इसमें अपने अपने हिस्से डालने चाहिए। सच टीवी का इस अमल के साथ आना
یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، یہ ایک قابل دید نہیں قابل ستائش بھی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سچ ٹی وی کے ساتھ جڑتے چلے جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے یہ جو آپ کے چینل سچ ٹی وی نے جو کام انیشیٹ لیا ہے نیکی کی ٹوکری کے حوالے سے، یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ جو لوگ آج کل کے حالات میں ان وباؤں کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور کچھ سفید پوش لوگ ہیں، تو اس میں ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ چیز، اور کافی ہیلپ فل ہے یہ۔ نیکی کی ٹوکری ایک بہت اچھا اقدام ہے سچ ٹی وی کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ جو حالات اس وقت ہوئے ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے، لوگ معاشی طور پہ بدحال ہیں، اور اس صورت کے اندر لوگوں کو اس قسم کی امداد ملنا میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے۔ نیکی تو دیکھیں، نیکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اور اس قسم کی نیکی جس طرح سے آپ لوگوں نے اسٹیپ لیا ہے، آئی ایم شیور کہ اس کو جب لوگ دیکھیں گے اور دوسرے لوگ دیکھیں گے۔ عام خبریں آپ نے جانی کچھ دیر میں حاصل ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔